गुजरात में चुनावी बिगुल से पहले धर्म को लेकर सियासी पारा आसमान पर जा पहुंचा। केजरीवाल ने नोट पर लक्ष्मी गणेश का दाम चला तो बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से पलटवार कर दिया। अब इसे लेकर अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक बयानों में जंग छिड़ी हुई है। गुजरात वालों 182 में से 150 सीट दे दो, सारे वादे पूरे करेंगे। करोड़ों रुपए गुजरात में जो भेज रहे हर रोज, वो कहां से ला रहे, ये प्रश्न आम आदमी पार्टी के नेता को पूछना चाहिए। गुजरात में चुनावी तारीख का इंतजार है, लेकिन प्रचार धुआंधार है। भारत माता की दावे अपने नरेंद्र मोदी ना हाथ मजबूत करशो, भूपेन्द्रभाई ने परिवार मुख्यमंत्री बनावशो, दाव अपने भारतीय जनता पार्टी ने विजय अपावशो तो मारी साथे बन्ने हाथ उठाओ। गुजरात में पूरा जोर लगाने वाली केजरीवाल की पार्टी ने वोट बटोरने के लिए नोट पर गणेश लक्ष्मी की तस्वीर लगाने का पासा फेंका। एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। तो बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की चाल चल हिंदू मुसलमान की रेस में कूद पड़ी। समाज के सभी वर्गों को एक समान कानून का हक मिले। गुजरात में चुनाव के ऐलान से ठीक पहले बीजेपी ने उस मुद्दे को चुनाव के केंद्र में ला दिया जो मुसलमानों की दुखती रग है। गुजरात सरकार ने उत्तराखंड और हिमाचल की तर्ज पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी को हरी झंडी दे दी। ये कमेटी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी। कमेटी में 3 से 4 सदस्य होंगे। कमेटी सिर्फ ये तय करेगी कि कानून कैसे लागू किया जाए। हैरानी है कि अभी ये कानून बना ही नहीं है। इसे बनाने का अधिकार भी गुजरात सरकार के पास नहीं है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मेरा ये मानना है कि ये इससे अच्छा कोई विषय हो ही नहीं सकता। यह विषय किसी को, सभी समाज के सभी वर्गों को एक समान कानून का हक मिले, ये प्रयासों से मुख्यमंत्री जी ने ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की संभावनाओं को जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई है, ये गठन किया है। मेरा ये मानना है कि सबको साथ में मिलकर इसमें मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन देना चाहिए। ये चुनाव गुजरात में आने में 3-4 दिन की देरी है, 3-4 दिन ही बाकी है। उसी समय एक कॉमन सिविल कोड बनाने का निर्णय गुजरात की कैबिनेट ने लिया है। उसका कोई मतलब नहीं है। ये डिसीजन तो केंद्र की कैबिनेट को लेना चाहिए था, और 4-5 दिन के पहले क्यों लिया? 27 साल में उसको समय नहीं मिला। बीजेपी ने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में एक देश एक विधान एक संविधान का नारा दिया था। 3 साल बाद भी केंद्र सरकार संसद में ये कानून नहीं ला पाई, लेकिन ये चुनावी नारा अब गुजरात में भी पहुंचा तो सियासत आसमान पर पहुंच गई। गणेश लक्ष्मी बनाम यूनिफॉर्म सिविल कोड की जंग शुरू हो गई। लेकिन ओवैसी तो ये कह रहे हैं कि ये चुनाव है और चुनाव में मुस्लिमों को ही कहीं ना कहीं टारगेट किया जाए। इसमें कहाँ मुस्लिमों को टारगेट करने का कोई विषय ही नहीं है। सबको एक समान मानने का अधिकार है। वैसे तो इसमें एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिमों को हिंदू के साथ एक लेवल पे मानने की सरकार की मंशा है। सर, चुनाव के ठीक पहले आखिरी कैबिनेट की बैठक में ऐसा प्रस्ताव आएगा, इस मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे कोई ताजुब नहीं है। भाजपा की पुरानी ये आदत है कि जब कभी चुनाव आते हैं तो इस तरह के मुद्दों को उठाती है अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए। मुझे इस पर कोई ताजुब नहीं है। ये तो उनका एक तो एक्सपेक्टेड था कि और करेंगे, और बहुत सी चीजें करेंगे। मामला गुजरात का है, समान नागरिक संहिता का है, लेकिन इसकी गूंज अहमदाबाद से दिल्ली तक पहुंच गए। मुस्लिम धर्मगुरु संविधान के खिलाफ बताने लगे, धर्म निरपेक्षता का हवाला देने लगे, निजता के विरुद्ध जताने लगे। ये देश में जब भी चुनाव आता है, हर जगह हर चुनावी सरगर्मियों को लेकर सिर्फ एक उनका मैनिफेस्टो एजेंडा आ जाता है कि साहब कॉमन सिविल कोड लाया जाए। आप ये देखिए, अभी उत्तराखंड में जब इलेक्शन आया तो वहाँ के कैबिनेट ने कहा कि साहब हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे। अभी गुजरात में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी कोड हो गया है? और लोगों को चाहिए कि, सरकारों को चाहिए कि देश की और प्रदेश की जो मेन फाउंडेशन है उस पे तवज्जो देना चाहिए। कॉमन सिविल कोड
या एक देश का एक कानून, ये देश के सभी लोगों के लिए है। दुनिया के सारे देशों के अंदर एक ही कानून है, कहीं दो कानून नहीं है। यहाँ पर जो पर्सनल लॉ और इस तरीके से जो मुसलमानों ने जो है अलग अपना एक ईंट की मस्जिद अलग बनाने की कोशिश की है, ये मुसलमानों के नुकसानदेह है। पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे लोगों ने 40 सालों में मुसलमानों को सिर्फ बहकाया है, कोई मुसलमानों का काम नहीं किया, कोई कानूनी काम नहीं किया। इसलिए अगर सरकार बनाती है तो देश के मुसलमानों को चाहिए साथ बैठ के बनवाएं। चुनाव के ऐन वक्त सरकार ने अपना पूरा समय गुजार लिया और अब जब चुनाव वहां होने जा रहे हैं, ऐसे वक्त में ये ऐतिहासिक फैसला लेने का मकसद क्या है? असल में यूसीसी पर काम करना है या असल में यूसीसी के नाम से अपने स्वार्थ सिद्धि का काम करना है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत के हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म हो या जाति का। यूसीसी कानून आने पर शादी, तलाक, अडॉप्शन, उत्तराधिकार, जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। पर सवाल है कि क्या अलग अलग धर्मों, अलग अलग संस्कृति वाले देश में यह संभव है? अहमदाबाद से गोपी घांघर, सौरभ वक्तानिया और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात चुनाव में अब असली लड़ाई हिंदू वोट के लिए। इस बार केजरीवाल की पार्टी इसी फ्रंट पर बीजेपी को चुनौती दे रही है। केजरीवाल ने पहले दिन से हिंदू कार्ड ही चला, पहले खुद को भगवान कृष्ण का भेजा हुआ बताया, फिर हनुमान का कट्टर भक्त बताया और अब लक्ष्मी गणेश का ये दांव चला गया। मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। हनुमान जी का कट्टर भक्त हूं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। गुजरात में बीजेपी ने बहुसंख्यक की राजनीति का सत्ता का मंत्र बनाया, तो केजरीवाल ने गुजरात में अपनी जमीन तलाशने के लिए इसी मंत्र को अपना लिया। राम कृष्ण हनुमान कार्ड के बाद केजरीवाल ने गुजरात के चुनावी प्रचार में लक्ष्मी गणेश की भी एंट्री कर दी। उन्होंने इकोनॉमी में सुधार के लिए नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग की। बात को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पीएम को चिट्ठी तक लिख डाली। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। नोट के बहाने वोट जुटाने की जुगत बताकर बीजेपी ने केजरीवाल पर हमलों की बौछार कर दी। रेस हिंदुत्व की है तो हमले भी उसी अंदाज में हुए। मैं जब एयरपोर्ट पे उतरा तो बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर। मैंने कहा ये आप पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है? बोले 39 सीट्स पर लड़ रही है। मैंने कहा अच्छा 39 सीट्स पर। मैंने कहा क्या इम्पैक्ट है? बोले आगे आगे चलिए देखिए अब क्या होता है। बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर। 39 में से 35 सीट्स पर राहुल जी जमानत जब्त हुई। ये बैनर पार्टी है, हम कैडर बेस्ड पार्टी है। ये बैनर बेस्ड पार्टी है, हम कैडर बेस्ड। कि जब इनके एक मंत्री हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ गाली गलौज करते हैं, जनता को भड़काने का प्रयास करते हैं, इस्तीफा क्यों लिया अरविंद केजरीवाल जी ने उनका? पिछले 8 साल से मौलवियों को हर साल 18,000 रुपए देते हैं, क्यों नहीं पुजारियों को दिया? क्यों नहीं ग्रंथियों को दिया? क्यों नहीं पादरियों को दिया? यह केजरीवाल जी का असली चेहरा जनता जान चुकी है। वोट बैंक की राजनीति के लिए पहले राम मंदिर को गाली निकालेंगे, जब राम मंदिर का शिलान्यास हो जाएगा तो वहां के लिए यात्रा खोलने की बात करते हैं। गुजरात में चुनावी प्रचार उफान पर है। नारे, बैनर, पोस्टर की भरमार है। नवसारी में केजरीवाल के सामने फिर नारे लगे, काले झंडे दिखाए गए।
मोदी के नारों के बीच केजरीवाल का काफिला तो निकल गया, लेकिन नारों की गूंज काफी देर तक केजरीवाल के कानों में गूंजती रही। मिशन गुजरात में कमाल दिखाने के लिए केजरीवाल न सिर्फ धर्म कार्ड चल रहे हैं, बल्कि सियासी रसूख रखने वाले पाटीदारों में भी पैठ बनाने में जुटे हैं। कई पाटीदार नेता आपका दामन थाम रहे हैं। इनमें हार्दिक पटेल के करीबी अल्पेश भी शामिल हैं। राजू सोलंकी, नरेश पटेल और धार्मिक मालवीय भी आपके मिशन को मजबूत करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में पहली बार पूरे दमखम से उतर रही आम आदमी पार्टी ने अपने स्वास्थ्य शिक्षा मॉडल के भीतर सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड भी खेला। साथ ही अरविंद केजरीवाल अब जातीय समीकरणों पर भी नजर गड़ाए बैठे हैं और इसी के लिए पाटीदार समाज के बड़े नेता कभी हार्दिक पटेल के बेहद करीब रहे कल्पेश कथेरिया को आम आदमी पार्टी में जगह दी जा रही है। इतना ही नहीं, खोडल धाम ट्रस्ट जिसका गुजरात की राजनीति पर एक बड़ा प्रभाव होता है, उसके नेता धार्मिक मालवीय भी आम आदमी पार्टी का हिस्सा बने। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इस बार केजरीवाल के प्रचार के आगे कांग्रेस फीकी पड़ गई है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत 3 दिन से मोर्चा संभाले हुए हैं। उनके निशाने पर बीजेपी भी है और केजरीवाल भी। कहते हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो लगाने से क्या तरक्की होगी? देखो, तरक्की करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत करेंगे, पूरा देश कड़ी मेहनत करेगा, नीतियां ठीक बनाएंगे, लेकिन केवल मेहनत करने से काम नहीं चलता। अगर मेहनत के साथ साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं मिले तो कोई तरक्की नहीं होती। गुजरात में कल के बाद कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। उम्मीद है कि दिसंबर में 2 चरण में चुनाव होंगे, लेकिन पूरा राज्य चुनावी बुखार से तप रहा है। जमकर प्रचार है, धुआंधार है। अहमदाबाद से गोपी घांघर, सौरभ वक्तानिया और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में आप में बीजेपी में हिंदुत्व की पिच पर 2-2 हाथ ये दोनों कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने सौगातों की बरसात कर गुजरात के विकास मॉडल को आगे बढ़ाया। एक बार फिर प्रधानमंत्री दोनों हाथों में तोहफे लेकर मिशन गुजरात पर आ रहे हैं। शुरुआत वडोदरा में मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री की आधारशिला से होगी। गुजरात में चुनावी बिगुल फूंकने से पहले प्रधानमंत्री एक बार फिर गुजरात के तूफानी दौरे पर हैं। 3 दिन के दौरे के पहले प्रधानमंत्री वडोदरा में एयरक्राफ्ट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। पहली बार मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनेगा। C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण टाटा कंसोर्टियम स्पेन की एयरबेस डिफेंस कंपनी के सहयोग से ये एयरक्राफ्ट बनाएगी। डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में ये बड़ा कदम है। 3 दिन के गुजरात दौरे के पहले दिन वडोदरा में एयरक्राफ्ट फैक्ट्री का उद्घाटन कर पीएम केवड़िया का रुख करेंगे, जहां नर्मदा आरती में शरीक होंगे। सरदार पटेल की जयंती पर कल केवड़िया में प्रधानमंत्री स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर नमन करेंगे। यहीं आरंभ 2022 के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। कल ही पीएम बनासकांठा में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री जम्बू घोड़ा में भी विकास योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। परसों पीएम अहमदाबाद में दिवाली मिलन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पिछले 2 महीने में प्रधानमंत्री ने गुजरात का ताबड़तोड़ दौरे किए, कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कई विकास योजनाओं की नींव रखी है। તમે જોયું તો દરેક ચૂંટણીમાં મારા માટે એવા અપશબ્દો વપરાય મોતના સોદાગરથી માણીને કશું બાકી ના રાખ્યું હોય અને ગુજરાત દાંત ભીડીને કચકચાવીને જવાબ આપે તોય સુધરતા નહોતા, પણ આ વખતે हमने નવી ચાલ ચાલુ કરી જ ભાઈઓ। આ એમની ચાલ સમજવાની જરૂર છે। તમે જોયું હશે આ વખતે કોંગ્રેસ कोई सभाओं नहीं करती। अगस्त में पीएम ने कच्छ का दौरा किया। इस दौरे पर पीएम ने कच्छ को 7,000 करोड़ की सौगात दी। सरदार पटेल नहर योजना को आगे बढ़ाया। इस योजना से 375 किलोमीटर नहर का निर्माण होगा। सितंबर में पीएम ने बनासकांठा से लेकर भावनगर को विकास योजनाओं के तोहफे से नवाजा। अंबाजी बनासकांठा को 7,000 करोड़ का गिफ्ट मिला। फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट की नींव रखी तो गौशाला को केंद्रीय सहयोग मिला। सितंबर में पीएम ने अहमदाबाद को मेट्रो की सौगात दी। वंदे भारत ट्रेन का तोहफा दिया। पीएम ने सूरत को 3,400 करोड़ का
गिफ्ट भी दिया। इससे डायमंड रिसर्च के साथ बायोडायवर्सिटी पार्क तैयार होगा। सितंबर के दौरे में भावनगर और सौराष्ट्र को 5000 से ज्यादा की विकास योजनाओं से भी नवाजा गया। भावनगर को मिला दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल। आज गुजरात में चुनाव प्रचार का सुपर संडे है और तमाम बड़े नेता आज गुजरात में हैं। आज गुजरात में पीएम मोदी भी होंगे, केजरीवाल भी चुनाव प्रचार करेंगे, ओवैसी भी वोटरों को लुभाएंगे। अहमदाबाद से गोपी खांगर, सौरव अख्तानिया और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।